सायंकाल का समय था। अपनी सारी असफलता और निराशा भूलकर स्वामी उस भीड़भाड़ में जा रहे थे। वे धर्म संसद के लिए आए थे, किंतु एक्सपोजिशन में भी उनकी कम रुचि नहीं थी। एक स्थान पर भारतीय राजाओं की वेशभूषा में एक व्यक्ति अनेक लोगों में घिरा खड़ा था। स्वामी ने इधर-उधर देखा, जैसे अपने अनुमान की पुष्टि करना चाहते हों। निकट ही एक व्यक्ति जो रंग रूप में भी भारतीय लग रहा था और लौंग वाली धोती बांधे हुए था, हाथ में कागजों का पुलिंदा लिए कुछ बेच रहा था। स्वामी ने उसकी ओर देखा। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो, स्वामी बोले। आप मुझे पहचानते हैं? आपके इस वेश को कोई भी भारतीय सुविधा से पहचान सकता है। आप सन्यासी हैं। स्वामी ने उस राजसी वेशभूषा वाले व्यक्ति की ओर संकेत किया। वे कौन हैं? उस व्यक्ति ने प्रकट विरक्ति से उस ओर देखा। कपूरथला के राजा हैं। भारत की जनता का धन निर्दयता से यहाँ लुटा रहे हैं। महाराजा ने दो भारतीयों को हिंदी बोलते सुनकर उनकी ओर देखा। कल्याण हो महाराज, स्वामी ने कहा। ओह, भारत के सन्यासी, राजा ने कहा। क्या करने आए हैं महाराज यहाँ? धन कमाने अथवा छुट्टियां बिताने? राजा ने प्रश्न अवश्य पूछा था, किंतु उसका उत्तर सुनने के लिए वे रुके नहीं। अपने मुख पर एक वक्र से मुस्कान लेकर आगे बढ़ गए। देखा आपने कैसे मुंह फेर कर चल दिए? ये लोग अपने देशवासियों को पहचानना भी नहीं चाहते। आप कहाँ से आए हैं? स्वामी ने पूछा। महाराष्ट्र से, वह बोला। ब्राह्मण हूं। स्वामी ने उसके स्वर में ब्राह्मण होने का गर्व पहचाना। वह निश्चित रूप से निर्धन था, पढ़ा लिखा भी विशेष नहीं लगता था, किंतु उसे अपने ब्राह्मणत्व का गर्व था। उसे अपने धन का अहंकार है, इसे अपनी जाति का। स्वामी सोच रहे थे। यहाँ कोई काम करते हैं? कलाकार हूँ। अपने नाखून और कील से कागज पर चित्र बनाता हूँ और बेचता हूँ। आपका परिचय? स्वामी ने घूमकर देखा। 5-6 लोगों का झुंड था। कुछ कैमरे थे। तो ये पत्रकार होंगे। आप? स्वामी ने पूछ ही लिया। हम पत्रकार हैं, मेले के समाचार लेने आए हैं। मैं भारत से आया एक सन्यासी हूँ। सन्यासी समझते हैं आप? समझते हैं, प्रश्नकर्ता ने कहा। क्या करने आए हैं? धर्म संसद में भाग लेने का आकांक्षी हूँ। आप कपूरथला के महाराजा को जानते हैं? यहाँ उन्हें बहुत महत्व दिया जा रहा है। कुछ लोग तो उन्हें आसमान पर चढ़ा रहे हैं। स्वामी समझ गए कि पत्रकार की रुचि उनमें या भारत में नहीं, कपूरथला के महाराजा में है। नहीं, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। वह इनसे बात करेगा तो ये उसे जानेंगे। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बीच में कूद पड़ा। वह तो भाग खड़ा हुआ। कुलीनों के सामने वह कैसे खड़ा होता? वे कुलीन नहीं है? पत्रकार ने पूछा। नहीं, यह आदमी बड़ी नीच जाति का है, पर वह राजा है। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण उत्तेजित हो उठा। क्या होता है राजा? अंग्रेजों के जूते चाटने से कोई राजा हो जाता है? राजा तो तब होता है जब उसका राज्य हो, उसके पास अधिकार हो, वह प्रजा का पालन करता हो। तो इनके साथ वैसा नहीं है। ये? वह घृणा से बोला। ये अंग्रेजों के दास हैं। उनके जूठे पत्तल चाटते हैं, उनकी दया पर जीते हैं, उनकी कृपा से मरते हैं। करने को कुछ है नहीं, भोगी हैं, विलासी हैं। इनमें से तो प्रायः अत्यंत नीच कोटि के दुराचारी भी हैं। अच्छा, धन्यवाद,
पत्रकार अपने कागज समेटने लगा और उसका साथी स्वामी और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के चित्र खींचने में व्यस्त हो गया। प्रातः स्वामी ने समाचार पत्र देखा और पहला पृष्ठ पलटते ही चौंक गए। बड़ी प्रमुखता से उनका चित्र छपा था, साथ ही समाचार भी था। उन्होंने ध्यान से वह पढ़ा। उसे रखकर दूसरा और तीसरा समाचार पत्र भी देखा। वे चकित थे। वह सब तो उन्होंने नहीं, उस सनकी ब्राह्मण ने कहा था। इन सत्यवादी संपादकों ने उसे उनके नाम पर छाप दिया था और कॉलम के कॉलम रंग डाले थे। उनकी प्रशंसा के पुल बांधकर उनके मुख से ऐसी ऐसी कल्पित बातें कहलवा डाली थीं जो उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी। वे व्याकुलता में टहलने लगे। पत्रकार का काम सत्य का प्रसारण है, मसाला बेचना नहीं। इनका क्या विश्वास करे कोई। बेचारे राजा की ऐसी धुलाई की है कि शिकागो के संभ्रांत समाज में वे मुंह नहीं दिखा सकेंगे। अपना पत्र बेचने के लिए मेरे ही देशवासी को ऐसी चोट पहुंचाई। बेचारे महाराज। स्वामी होटल के अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ नोट और सिक्के रखे हुए थे। वे उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने निराशा में सिर हिलाया। कपाट खटके और छबीलदास ने कमरे में प्रवेश किया। स्वामी ने पैसों को दराज में डाल दिया। तो क्या सोचा है स्वामी जी? छबीलदास ने कहा। मुझे तो यह नगर बहुत महंगा लग रहा है। जानता हूँ, पैसे खर्च होते जा रहे हैं और धर्म संसद आरंभ होने में भी अभी 1 मास और है। मैं बॉस्टन जा रहा हूँ। वह शिकागो से बहुत सस्ता स्थान है। लल्लू भाई बोले। मैं वहाँ से आगे चला जाऊँगा। आप चाहें तो यह 1 महीना वहीं बिता लें। कुछ पैसों की बचत तो अवश्य होगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं, स्वामी ने कहा। स्वामी और छबीलदास लल्लू भाई बॉस्टन जाने वाली गाड़ी के एक डिब्बे में आत्मलीन से बैठे अपने अपने काम के विषय में सोच रहे थे। छबीलदास को अपने काम के अतिरिक्त थोड़ी सी चिंता स्वामी की भी थी। स्वामी न अमेरिका से परिचित थे, न पैसे के संसार से। जिस प्रकार वे खर्च करते थे, या कहें कि जिस प्रकार लोग उनसे पैसे ठग कर ले जाते थे, उससे उनका धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तब पर छबीलदास कहाँ कहाँ उनकी रक्षा करेंगे। एक हट्टा कट्टा किंतु जाहिल सा दिखने वाला व्यक्ति स्वामी के निकट से निकला। उसने स्वामी को विचित्र दृष्टि से देखा। वह स्वामी का उपहास सा करता हुआ हंसा। अपने इस उपहास को छिपाने का उसने तनिक भी प्रयत्न नहीं किया। छबीलदास की आंखों में कुछ विरोध उभरा। वह व्यक्ति बिफर गया। घूरता क्या है बे? एक घूंसे में बत्ती सी बाहर आ जाएगी। उसने घूमकर अपने साथियों की ओर देखा, जैसे उनसे अपने कृत्य की प्रशंसा मांग रहा हो। दूसरा व्यक्ति भी स्वामी को देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। छबीलदास और स्वामी से कोई विरोध न पाकर वह निराश सा आगे बढ़ गया। पहला हटा तो दूसरा आ गया। स्वामी ने उसकी ओर देखा। वह उनकी पगड़ी पकड़कर खींचने का प्रयत्न कर रहा था। स्वामी ने अपनी पगड़ी बचाने का प्रयत्न किया। उस व्यक्ति ने अपने गंदे दांत दिखाए। पूंछ है तेरी। वह निर्लज्जता से हंसता हुआ आगे निकल गया। कैथरीन एम्बोर्ट सैनबोर्न अपने घर लौटकर शायद अपनी घुमक्कड़ी की थकान से ही अस्वस्थ हो गई थी। बीमारी से उठी ही थी कि 45 शब्दों का एक तार प्राप्त हुआ। सूचना थी
कि ऑब्जर्वेशन कार का उसका परिचित भारतीय सन्यासी बॉस्टन के क्विंसी हाउस में ठहरा था और उसके संदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे स्मरण हुआ कि उसने सन्यासी को कहा था कि यदि वह स्वयं को एकाकी अनुभव करे या उसे सहायता की आवश्यकता पड़े तो कैथरीन के घर के द्वार उसके लिए सदा खुले थे। वह उनका पूरा सत्कार करेगी। उन्हें हार्वर्ड के प्रोफेसरों, कॉनकॉर्ड के दार्शनिकों, न्यूयॉर्क के पूंजीपतियों, समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं और प्रतिभाशाली लेखकों और वक्ताओं से मिलाएगी। यह मध्य अगस्त था। विश्वविद्यालय में अवकाश था। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नगर में नहीं था। सब छुट्टियां मनाने गए हुए थे। तो उस विद्वान पंडित को वह कहाँ व्यस्त रखेगी? कैथरीन सचमुच पगला गई थी। फिर भी साहस कर तार भेजा। आपका तार मिला, आज आ जाएं 4:20 की गाड़ी से। गाड़ी रुकी। कैथरीन ने उन्हें उतरते देखा और आशंका से कांप उठी। जाने उनका रंग, रूप और वेशभूषा स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव डाले। किंतु स्वामी का स्वागत स्तब्धता ने किया। लोगों के लिए वे एक अजूबा ही थे। ऑब्जर्वेशन कार में संसार भर के लोगों के बीच वे चाहे राजसी और कुछ पृथक से लग रहे थे, किंतु गूसविले के इस स्टेशन पर वे विस्मयकारी ही थे। उनका सामान इतना अधिक था कि उसे उतारने के प्रयत्न में गाड़ी अपने अगले स्टेशन पर 10 मिनट विलंब से पहुंची। वे अपने साथ एक पूरा पुस्तकालय लेकर आए थे। उन पुस्तकों का बोझ, तौबा! उनका साफा पहले से भी अधिक गुलाबी हो गया था। वे इस स्थान के एकांत और सरलता से प्रभावित हुए, किंतु अपनी शालीनता में उन्होंने कुछ कहा नहीं। मेटकाफ ग्राम में केट का घर, ब्रीजी मेडोज, पुराना सा भवन था। उसकी आधी छत वाइल नामक बेल से छाई हुई थी। आसपास पाइन, सिल्वर बर्चेस और एल्म के बड़े बड़े वृक्ष थे। एक प्राकृतिक तलैया भी थी जिसमें कुमुदनी खिली हुई थी। 2 छोटी कुलियाएं भी आसपास से निकलती थी, जिनके किनारे फॉरगेट मी नॉट से अटे पड़े थे। स्वामी को केट को सौंप छबीलदास अपने काम से आगे की यात्रा पर चले गए थे। उन्हें अमेरिका में अनेक स्थानों पर जाना था। वे यह भी नहीं जानते थे कि वे स्वामी से अमेरिका में पुनः मिल भी पाएंगे या फिर भारत में ही भेंट करेंगे। उन्हें लंदन भी जाना था और घर वापस पहुंचकर अपना काम धाम देखने की भी जल्दी थी। केट एक सुदक्ष गृहिणी के समान स्वामी को चाय पिला रही थी। यहाँ का परिदृश्य बहुत सुंदर है। कब से रह रही हैं आप यहाँ? मैं मूलतः न्यू हैम्पशायर से हूँ। यहाँ यह उजड़ा सा फार्म मुझे भा गया। मैंने इसे खरीदकर अब ब्रीडी मेडोज बना दिया है। करती क्या है? घूमती हूँ, बातें करती हूँ, व्याख्यान देती हूँ और कुछ लिखती हूँ। केट हंसी। क्या लिखती हैं? कृषि जीवन के विषय में कुछ साधारण उपन्यास लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। केट ने विषय बदला। मेरे कुछ अच्छे विद्वान मित्र हैं। मेरी इच्छा है कि आपको उन सब से परिचित कराऊं। मेरा चचेरा भाई है फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबोर्न, कॉनकॉर्ड में रहता है। विद्वान व्यक्ति है। वह अमेरिका की समाजशास्त्र परिषद का सचिव है और उसने बहुत सारे दार्शनिकों की जीवनियाँ लिखी हैं। आप उसे पसंद करेंगे। मुझे आपके मित्रों से मिलकर निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। बॉस्टन में सड़क पर से बग्घी पर कैट सैनबोर्न और स्वामी जा रहे थे। स्वामी शांत भाव से बैठे थे और केट कुछ उचकी सी सड़क पर अपने परिचितों को देखकर हाथ हिला रही थी। उसकी आंखों में जैसे किसी उपलब्धि का संतोष था।
और अधरों पर शरारत भरी मुस्कान। लोग स्वामी को देखकर मुस्कुरा ही नहीं रहे थे, मुख से विचित्र आवाजें भी निकाल रहे थे। बग्घी हनीवेल की ओर निकल गई। पथरीली ग्रामीण सड़क पर एल्म वृक्षों से घिरे हुए पुराने घर थे, पुराने चर्च, मौन गांव, शांत प्रसन्न खेत। स्वामी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। उन्हें यह सब विचित्र ही नहीं, एक बोझ सा लग रहा था, जैसे वे बलात् अपना दमन कर किसी बाध्यता में यह सब झेल रहे थे। बॉस्टन में एक तारघर में खड़े स्वामी तार का फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म भरकर उन्होंने क्लर्क की ओर बढ़ाया। ये पैसे। उन्होंने एक नोट उसके सामने रख दिया। क्लर्क ने हिसाब कर अपने पैसे काट शेष वापस कर दिए। यह तार आज भारत पहुंच जाएगा क्या? यहाँ से आज चला जाएगा, क्लर्क बोला। पहुंचने के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। पता नहीं तुम्हारे देश में तार की व्यवस्था है भी या नहीं। स्वामी बिना कुछ कहे तार घर से बाहर निकल आए। वे उदास से चलते जा रहे थे। उन्हें ठंड लग रही थी। वे अपने ठंडे होते हुए हाथों और भुजाओं को रगड़कर गर्म करने का प्रयत्न कर रहे थे। सहसा पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया। उन्होंने पलटकर देखा, एक आवारा सा व्यक्ति खड़ा था। वह बिना किसी संकोच के दांत निकालकर हंस रहा था। तभी एक दूसरा आकर उनके पास खड़ा हो गया। स्वामी को देखा और हंसा। सहसा अपना हाथ बढ़ाकर उसने स्वामी को चिंगोटी काटी। स्वामी समझ गए कि वे लोग उनसे झगड़ा आरंभ करने का बहाना खोज रहे हैं। स्वामी को ना उनसे झगड़ा करना था, ना लड़ना था। वे चुपचाप मुड़कर कुछ जल्दी जल्दी चलने लगे। वे दोनों व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े हंसते रहे, जैसे उनका अपमान करने का प्रयत्न कर रहे हों। सहसा स्वामी ने पलटकर देखा। उनके पीछे आवारा लड़कों और पुरुषों की जैसे एक भीड़ सी चल रही थी। वे लोग किसी भी समय उन पर आक्रमण कर सकते थे। स्वामी दौड़ने लगे। भीड़ भी चिल्लाती हुई उनके पीछे दौड़ पड़ी। वे और वेग से भागने लगे। वे एक दो मुड़ मुड़कर कहीं दुबक गए। भीड़ दौड़ती हुई आगे निकल गई। शोर थमा तो स्वामी बाहर निकले। आकाश की ओर देखा। शिव, शिव, कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? अलासिंगा पेरूमल को स्वामी का भेजा हुआ तार मिला। वे चिंतित आंखों से अपने गुरु के तार को देख रहे थे। पत्नी ने उनकी चिंता देखी तो बोली, क्या है? कौन आया था? अमेरिका से स्वामी जी का तार आया है। हम लोगों ने बड़ी मूर्खता की। बिना समय और वहाँ की जलवायु का पूरा पता लगाए उन्हें अमेरिका भेज दिया। वहाँ के शीत में स्वामी जी ठिठुर रहे हैं। उनके पास न वहाँ रहने के लिए पैसे हैं, न भारत लौटने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अमेरिका? पगली हो तुम तो। यहाँ उनके भक्तों से कहकर कुछ पैसे भिजवाने का प्रबंध करने जा रहा हूँ। खेतड़ी के महाराज को क्यों नहीं लिखते? उन्हें भी सूचित करूँगा, किंतु हमें भी तो कुछ करना चाहिए। प्रातः के गए, अभी तो तुम आए हो। 6 घंटों से साइकिल चला रहे हो। अब कहाँ जाओगे? मनमथ बाबू के पास जा रहा हूँ। उन्हें तो सूचना दूँ। दो, अवश्य दो, पर अपने बेटे की भी तो कुछ खबर लो। पत्नी कुछ झल्लाई हुई बोली। 2 महीने से वह चारपाई पकड़े हुए था। अब कुछ कुछ हिलने डुलने लगा है तो तुम स्वयं चारपाई पकड़ने का प्रबंध कर रहे हो। कुछ नहीं होता मुझे, मैं अभी आया। भगवान न करे कि तुम्हें कुछ हो, पत्नी ने कहा।
किंतु 2 महीनों से जितनी भाग दौड़ तुम कर रहे हो उससे मुझे डर लगता है। किस बात से डरती हो? तुम्हारे स्वभाव से डरती हूँ। पत्नी की आंखों में पानी भर आया। अस्वस्थ पुत्र के लिए तो भागदौड़ करनी ही थी, किंतु तुम्हारे जीजाजी को भी क्या सूझा कि सीनेट के चुनाव के लिए खड़े हो गए। उनके लिए लोगों को सहस्त्रों पत्र लिखने और सैकड़ों लोगों से मिलकर प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी। समाज में रहकर बहुत कुछ करना पड़ता है। अलासिंगा ने कहा, अब तुम अपने आप को संभालो और मुझे जाने दो। स्वामी जी बहुत कष्ट में है और परदेश में है। कुछ हो सका तो ठीक, नहीं तो अपनी ओर से ही कुछ करूं। तुम किसी धन्ना सेठ से कम तो हो नहीं।